ऑल गुड इवनिंग। बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए। तो क्लास लेने की संभावना है? जब आ गए हैं तो जहां चाह है वहां रहा भी है। सर जी, एक प्रश्न उत्तर लेखन के लिए दे दिया कीजिए। रोज तो दे रहे हैं, रोज ही दे रहे हैं। अभी कल किस पे चर्चा की थी? प्लेट टेक्टोनिक्स पे चर्चा की थी। उससे पहले हमने किस पे की थी? महाद्वीपीय विस्थापन का आकलन की बात की थी। प्लेट टेक्टोनिक्स में आपसे कहा था कि वो प्लेटों के बारे में, प्लेटों के अभिसरण अपसरण पर बात कर सकते हैं। सब भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट और यूरेशिया की प्लेट में अभिसरण से, भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट और यूरेशिया की प्लेट में अभिसरण से हिमालय के उत्तर में ज्वालामुखी का होना संभव है या नहीं, तो अभी बात करते हैं। ठीक है, तो हमने वही किया था। कहां पे थे अभी? हम अभिसारी प्लेटों की तो बात कर रहे थे। तीन तरह की हमने बात की थी, ओ ओ, ओ सी और सी सी। ऐसे ही बात किया था, वहीं पर है तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहां पर थे प्लेटों का अपसरण, ये लिखा हुआ था ना, और कुछ कर रहे थे? यहीं पे क्लास खत्म की थी। ठीक है, तीन प्रकार की हमने बात की थी कि एक प्लेट जो है नीचे जाती है, क्षेपित हो जाती है और हिस्सा गहराई में जाकर ताप और दाब की अधिकता के कारण पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है। और मैग्मा कहां पे बनता है? बेनी ऑफ जोन में बनता है, और बेनी ऑफ जोन के बाद वो मैग्मा चट्टानों में निकल आता है। यहां तक हमने बात कर ली। अब आता है इनमें अंतर क्या है। ये जो तीन हैं, ओ ओ, ओ सी और सी सी। ठीक है, कई बार हमसे ये कह सकता है कि एक शॉर्ट नोट लिखें, किस पर? अभिसारी सीमाओं पर, अभिसारी सीमाओं पर, अपसारी सीमाओं पर, इन पर शॉर्ट नोट पूछ सकता है। ठीक है, इनके डिफरेंसेस पूछ सकता है, इन दोनों में अंतर बताएं, ये भी पूछ सकता है। अगर केवल अभिसारी ही पूछ लिया, अगर केवल अभिसारी प्लेटों की बात पूछी, इसमें ओ ओ की बात करते हैं। ये प्लेट है सागरीय प्लेट, ये दूसरी सागरीय प्लेट है। ये प्लेट समतल है या इसके ऊपर कुछ है? कुछ भी होता है, सागर के नितल पे जो भी चीजें हैं वो भी हैं, और ये आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाएगी, क्षेपित हो जाएगी। ये वाली प्लेट हल्की सी, इसमें मोड़ भी आएगा, वो बहुत ज्यादा मोड़ नहीं आएगा। क्यों? पतली प्लेट है, ऐसे ही कुछ बताया था, पतली प्लेट है। और ये प्लेट का सीमांत था, तो प्लेटों के जो भी सीमांत होते हैं उन पे गतिविधियां होती हैं। ये पिघलेगा और क्या बनेगा? ज्वालामुखी। तो ये पर्वत श्रृंखला बनेगा या ज्वालामुखी श्रृंखला बनेगा? पर्वत श्रृंखला नहीं बनेगा। अभी जब पानी के नीचे तो पर्वत श्रृंखला कैसे बनेगी? पानी के नीचे है ना, पर्वत श्रृंखला तो ऊपर बन रहा है। पानी के नीचे वाली एक श्रृंखला क्या थी? कटक, तो वो अलग है,
वो अलग है। वो कहां पर था? अपसारी में था। अपसारी में था, अभी नीचे जा रहा है। अब सोचिए प्लेट जो है, क्या ये प्लेट बस ऐसी एक लाइन पर है? नहीं, ये प्लेट का विस्तार तो इस तरह से है ना, पूरा विस्तार होगा कि नहीं प्लेट का? तो अगर यहां पर एक ज्वालामुखी आया, क्योंकि ये वाला हिस्सा नीचे गया, तो वो वाला हिस्सा भी तो जा रहा होगा, तो इस तरह से कतार आएगी कि नहीं? ज्वालामुखी एक रेखा में आएंगे कि नहीं आएंगे? एक क्रम में आएंगे। तो यहां पर क्या होगा कि ऐसे ऐसे ज्वालामुखी के क्रम बनेंगे, और अगर ये ऊपर तक चले गए तो द्वीप बनेंगे। द्वीप बनेंगे। तो जब एक द्वीपों की श्रृंखला बन जाती इस तरह से, इसको क्या कहते हैं? चापाकार द्वीप। क्या कहते हैं? द्वीप चाप भी कहते हैं, द्वीपीय चाप। अंग्रेजी में कहते हैं आइलैंड आर्क। तो एक द्वीप नहीं बनेगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्लेट नीचे जा रही है, तो इधर 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 सब तरफ से द्वीप बनते चले जाएंगे। ठीक है, उदाहरण, चापाकार द्वीपों का उदाहरण कौन सा? एलुसिया, एलुसियन और क्यूरेल। बहुत दूर का उदाहरण दिया, कोई पास का, घर के पास का बताओ। फिलीपींस। घर के और पास आओ। अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो भारत की प्लेट का सिरा है, यूरेशियन की प्लेट में घुसता है, तो अंडमान निकोबार। ठीक है, समझ में आ गया? अंडमान निकोबार भी ये है, तो ये भी उसी से आता है। तो जो चाप वो है, तो उसमें क्या आया? अंडमान निकोबार पहला। दूसरा, जैसे किसी ने कहा इंडोनेशिया और फिलीपींस। इंडोनेशिया और फिलीपींस अगर आपने देखा हो तो मैं इस तरह से कई बार बनाता हूं। ये सुमात्रा, ये जावा, ये बोर्नियो, इस तरह से। तो ये चाप दिखाई दे रही है, ये प्लेट और ये प्लेट के अभिसरण से हो जाता है। ऐसा ही मध्य अमेरिका में कैरिबियन द्वीप, कैरिबियन द्वीप है। और जैसा हमारे मित्र ने कहा एलुसियन, एलुसियन और क्यूराइल द्वीप, ये सब इसके उदाहरण हो गए। तो अब ये तो शिक्षक क्लास में पढ़ाता है, शिक्षक क्लास में ये पढ़ाता है, लेकिन यूपीएससी क्या पूछती है? इंडोनेशिया और फिलीपींस द्वीप समूह में हजारों द्वीप होने के कारण बताइए। यही बताना होगा, बट ऐसे नहीं पूछेगा कि प्लेट विवर्तनिकी से द्वीप कैसे बनता है। वो सीधा क्या कह देगा? अंडमान द्वीपों के बनने की प्रक्रिया समझाइए। तो प्रक्रिया क्या है? जो हमारी यूरेशियन प्लेट थी और जो हमारी भारत की और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट थी, उसका जो सिरा जब मिला तो इस तरह से धसान वहां पर हुआ और ये बने। और इसी में यहां पर एक ये वी आकृति का वो भी आएगा, इसे क्या कहेंगे? ट्रेंच। सो ट्रेंच बनी। और दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच जो है मरियाना ट्रेंच, ओ पे बनी है। मरियाना ट्रेंच कैसे बनी है? ओ पर बनी है। ये उदाहरण भी देना आना चाहिए। क्लियर हो गया? ओ। अब आते ओ सी पर। ओ सी में क्या अंतर होगा? तो आपके उदाहरण भी हो गए। ओ कहां पर है? अब हम आ गए ओ सी में। ओ और सी। अब इसमें क्या है? ये ऐसे जा रहा है, पतली प्लेट, और ये वाली प्लेट जो है इसमें आएगा वलन। तो इसमें बनते हैं वलित पर्वत। इस तरह से ये बन जाएंगे और यहां पर मैग्मा आएगा। तो क्या यहां पर द्वीप निर्माण हो रहा है? क्या यहां पर द्वीप निर्माण होगा या नहीं होगा? सोच के बताइए, हाँ या ना? द्वीप निर्माण नहीं हो रहा है। और क्या हो रहा है कि दूर कहीं पर जाकर इसका जो है यहां पर जहां ये बेनी ऑफ होगा ये। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर प्लेट पे कचरा है कि नहीं? प्लेट पे कचरा है। जब यहां से टकराएगा तो ये सब इकट्ठा होगा कि नहीं? अगर ये कचरा निकल के आ गया तो क्या ये भी अपने द्वीप बना सकता है कि नहीं? सर पर ये ज्वालामुखी द्वीप तो नहीं है। नहीं है, ज्वालामुखी द्वीप नहीं है। क्या कहलाएंगे? अवसादी द्वीप। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्रीशनरी आर्क।
ठीक है, संसर्जित द्वीप होते हैं, इसमें क्या होते हैं, अवसादों का भी वो हो सकता है। आपको जानने की जरूरत नहीं, इसका पूरा एक सिद्धांत होता है किस तरह से ये बनते हैं, ये सब ऑप्शनल के लिए है। बट कई बार ऐसा आ जाए कि ओसी में द्वीप बिल्कुल नहीं बनता, कथन सही या गलत? सही या गलत? गलत है। आपके सामने बता दिया कि ये ज्वालामुखी द्वीप नहीं होगा, लेकिन अवसादों का तो हो सकता है, प्लेट के ऊपर जो अवसाद है वो तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये हुआ आपका दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है, सीसी। अब आगे सीसी में, तो यहां पर क्या होगा, ये द्वीप भी बन रहा है, वलित पर्वत भी बन रहा है, भूकंप भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भूकंप भी आ रहा है। अब सीसी में जब टकराव होगा तो अब एक दिक्कत है, ये दोनों के दोनों हल्के, दोनों के दोनों क्या हैं, हल्के। अब ये दोनों हल्के हो जाने की वजह से इनमें से कोई भी नीचे नहीं जाएगा। चाहे तो आप लिख सकते हैं महाद्वीपीय परपटी या महाद्वीपीय स्थलमंडल कभी भी क्षेपित नहीं होता। तो महाद्वीपीय प्लेट जो है एक बार बन गई तो ये कभी भी नीचे नहीं जाएगी। अगर ये एक बार बन गई तो ये कभी भी नीचे नहीं जाएगी। सभी लोग क्लियर इसमें? क्यों नहीं जाएगी? हल्की, मतलब आप यूं समझिए कि आपके पास एक लोहे की गेंद है और एक थर्माकोल की गेंद है, पानी में डालेंगे तो क्या होगा, लोहे की गेंद नीचे चली जाएगी, थर्माकोल की गेंद ऊपर तैरेगी। क्या उसे दबा के पानी के नीचे डुबाया जा सकता है? अरे करके देख लेना, ऐसे दबाना डूबेगा? एकदम बोले नहीं। अभी सोचो तो सही, थर्माकोल की गेंद है, आपने हाथ लिया और दबा दो, दबा दो, डूब गई कि नहीं डूब गई? लेकिन अगर हाथ हटाओगे तो क्या होगा, वापस आएगी। तो उसकी नेचुरल प्रवृत्ति क्या है, ऊपर आएगी। है तो दोनों ही ठोस, है तो दोनों ही ठोस, और हम मानते हैं कि ठोस तरल में डूब जाना चाहिए, लेकिन उसका घनत्व कम है। तो नीचे जो चट्टाने हैं, नीचे चट्टाने जो हैं, जो मेंटल की चट्टाने हैं, वो 5 कुछ ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। उनके लिए ग्रेनाइट की चट्टाने बहुत हल्की हैं, यूं समझ लो थर्माकोल हो गई। अगर इसको दबाओगे, दबा दिया किसी वजह से नीचे चला गया तो ठीक है, नेचुरल प्राकृतिक नैसर्गिक जो उसका जो जो प्रकृति है वो ये है कि भाई मैं नीचे नहीं जाने वाला। तो अगर ये नीचे नहीं जाने वाला, ऊपर पलट के आएगा, तो जब इनका टकराव होता है तो कहता है मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। अब ये नहीं जा रहे हैं नीचे। अगर ये नीचे नहीं गए तो क्या बेनी ऑफ जोन बनेगा? नहीं बनेगा। बेनी ऑफ जोन नहीं बनेगा तो क्या इनमें ज्वालामुखी का उद्गार होगा? नहीं होगा। विश्व में ओओ कोलिजन कहां पे हुई है? भारतीय कॉन्टिनेंट महाद्वीप और यूरेशिया के महाद्वीप में टकराने से बीच में बने हिमालय। तो हिमालय में भूकंप आते, नेपाल में आए, हिमालयी क्षेत्र में खूब भूकंप आएंगे। ज्वालामुखी का खतरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लेट का क्षेपण नहीं होने वाला हल्की प्लेट है। ठीक है सर, मैंने सुना कि सर हिमालय के उत्तर में तिब्बतीय क्षेत्र में अगर चट्टानों को खोदा जाए तो अंदर वोल्केनो के अवशेष मिलते हैं, जिसको हम अंतर्भेदी चट्टानें बताई थी आपको, अंतर्भेदी चट्टानें मिलती हैं। सर ये कैसे संभव है? तो मुझे बताइए कि प्लेट के अग्रभाग में पहले सागर था कि नहीं? वो तो सागर वाला खत्म होता है तब जाके आखिर में सीसी होता है कि नहीं? पहले ओ, फिर ओसी, फिर सीसी। तो इससे पहले तो ओ था, जब 33 सागर था तब कुछ हिस्सा क्षेपित हुआ होगा, तो तब कुछ ज्वालामुखी फटे थे। तो जब भारत की प्लेट यूरेशिया की प्लेट की तरफ जा रही थी, तब कुछ निश्चित रूप से ज्वालामुखी फटे थे, और नीचे जब गए तो उसका मैग्मा ऊपर आया। लेकिन एक बार जब सीसी का स्तर आ गया, अब सीसी के स्तर पे क्या होने वाला है, कोई भी प्लेट नीचे नहीं जाएगी। तो ये अंतर है किसमें? ओओ, ओसी और सीसी। सभी को समझ में आ गया? तो ये जो प्रश्न था कि सर क्या यहां पे ज्वालामुखी संभव है या नहीं, तो उत्तर है आज वर्तमान में संभव नहीं है, क्योंकि अब सीसी का स्तर चल रहा है। जब ओसी था विगत काल में कुछ
30 मिलियन साल पहले, 30 से 50 मिलियन साल पहले के बीच में, तब वहां पे निश्चित रूप से टक्कर होने से पहले वहां पर मैग्मा आया था। क्लियर? साजन कुमार यादव कह रहे हैं सर जी वाई आर यू इग्नोरिंग माई क्वेश्चन। यार मैं रूठ गया हूं, बताओ। मास्टर जी अपना पढ़ा रहे हैं, ये कह रहा है कि मेरा इग्नोर क्यों कर रहे हो। अबे ऐसा थोड़ी कि तुम प्रपोज मार रहे हो इग्नोर मार रही है। मास्टर जी हैं, जवाब नहीं दे रहे, ये बढ़िया यार। हाँ जी, तो यहाँ पे जितने भी छात्र बैठे हैं, अगर किसी को भी घुटन महसूस हो रही है तो हाथ खड़ा कर देना। कई बार क्या होता है एनक्लोज स्पेसिस में, ये फर्स्ट एड वाली बात है। फिर मैंने आपसे कहा फर्स्ट एड इंपॉर्टेंट है, एनक्लोज स्पेस में पता भी नहीं चलता है कब आपको घुटन महसूस होगी। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो थोड़ी देर बीच में चल के आ जाना बाहर, ठीक है? जिसको भी हो रहा है, चक्कर आएंगे, गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि क्लास में वेंटिलेशन कुछ वजह से बंद हो गया था, जो भी था, बिजली कट थी, ये पता नहीं चलता। और मैं आपको बता रहा हूं कि हम तो इस चीज के लिए विशेष रखा जाता है, तो फिर भी दीवारें नॉर्मल है, दीवारें नॉर्मल है। पानी का जहाज तो किससे बना होता है? लोहे से बना होता है। जब हम उसके अंदर जाते हैं, टैंक्स के अंदर जाते हैं, तो लोहा क्या करता है? ऑक्सीजन खींच लेता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है कि नहीं? तो वहां पे अक्सर लोग जो हैं ऑक्सीजन विहीन होने की वजह से बाय बाय हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि अचानक सिर में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, घुटन हो रही है, बिल्कुल निश्चिंत होकर चले जाइएगा, ठीक है? थोड़ी देर वॉक कर लीजिएगा, आ जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा इसमें। तो ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि शिक्षक का भी दायित्व है आपको बता दें। बेकार में आप जोश जोश में खड़े हुए, तो सबका अपना लेवल होता है। कुछ लोगों का अलग लेवल है जो इसको बैठकर झेल सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी झेल सकते हैं। तो पहला बता दिया। किसी ने ये भी लिखा सर मैं पिछली बार जब मुझे जला था, मैंने पानी डाला सर, उससे कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसा थोड़ी कि पानी डाल देना है, पानी में कब तक रखना है? जब तक जलन का अनुभूति ना हो। जब पूरा शरीर जल गया तो क्या, नल के नीचे बैठो, ठीक है? हाँ जी, चले सर। आज 2x वॉल्यूम पर के सामान बोल रहे हैं, तो तुम अपनी कम कर लो यार। बताओ टेक्निक पे। ओ सी सब समझ में आ गया, ठीक है? उदाहरण भी समझ में आ गए, उदाहरण भी समझ में आ गए। जल्दी से प्रश्न लिखिए। प्रश्न आज के लिए प्रैक्टिस प्रश्न यही रहेगा। हाँ जी, तो ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है कि इंडोनेशिया और फिलीपींस, इंडोनेशिया और फिलीपींस द्वीप समूह में इंडोनेशिया और फिलीपींस द्वीप समूह में हजारों द्वीप होने का कारण बताइए। मुस्कान कनौजिया कह रही है सर महाद्वीप और महासागर में डिफरेंस क्या होता है? बिटिया, महाद्वीप ठोस जिस पे आप खड़ी हो, और महासागर जो हैं वो पानी के हैं। और रही बात अगर आप स्थल मंडल की बात कर रहे हो, महाद्वीपीय स्थल मंडल और महासागर, तो बिटिया वो तो टेबल लिखवाई थी, अंतर भी बताए थे कि नहीं बताए थे, कि कौन सी मोटी कौन सी पतली, ये सारी चीज, ठीक है? ये चलता रहेगा। साजन कुमार यादव, जिनको मैं इग्नोर कर रहा हूं, ये कह रहे हैं हिमालय को सेडिमेंट्री कह सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि अभी हम हिमालय की बात नहीं कर रहे, भारत के भूगोल की बात करेंगे, ठीक है? अब उत्तर ये आएगा, हिमालय का कुछ भाग जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं या टेथियन हिमालय कहते हैं, वो होता है हमारा सेडिमेंट्री, ठीक है? लेकिन जो हमारे इनर और मिडिल हिमालय है, रिवर्स फॉल्टिंग की वजह से मेटामॉर्फोसिस भी हुआ है उसमें, और क्या हुआ है, आग्नेय भी हुआ है। अब मेटामॉर्फोसिस समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा तो क्लास हो जाएगी हाईजैक, और साजन कहेगा मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो तुम साजन बने रहो, मैं सजनी बनने को तैयार नहीं हूं। मैंने बहुत ही क्लियर बता दिया कि क्लास के जो विषय चल रहा है उस पर बात करेंगे और भारत का भूगोल करेंगे तो हो जाएगा। तो हिमालय का कुछ हिस्सा क्या है, अवसादी है, कुछ हिस्सा नहीं, ठीक है? यहां तक आ गए? ओ ये सारी घटनाएं कहां हो रही है? ये प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है? प्लेट में घटना कहां होगी? कोई भी समस्या होगी तो यहां पर होगी, कहां नहीं होगी? बीच में नहीं होगी।
ये माना जाता है, क्योंकि प्लेटों के सीमांत पर ही प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि यहां पर भी ज्वालामुखी का उद्गार हो गया। अगर ज्वालामुखी का उद्गार हो गया तो गड़बड़ है कि नहीं, ठीक है। तो दो तीन चीजें हुई जब प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत आ गए, इन्होंने सब कुछ बता दिया प्लेट के बारे में। तो इनसे पूछा गया कि यार हमें जो है सिद्धांत तो आपने पिछले सारे कर दिए, लेकिन ये बताइए कि इन प्लेटों को कौन चलाता है। तो ऐसा वाला खेल किसके साथ खेला गया था? वेगनर के साथ, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक के वैज्ञानिकों ने कहा देखो भाई, तुम भी वैज्ञानिक हो, हम भी वैज्ञानिक है, बराबर की बात करते हैं, प्लेटें चल रही हैं, इसके सबूत हैं। अब कैसे चल रही हैं? तो बाहर से तो चल नहीं रही हैं, कोई ज्वारीय बल नहीं चला रहा है, किसी प्रकार का संवहन होगा वो चला रहा है, क्या है हमें पता नहीं, ठीक है। तो अब जो पहले किया गया, जो पहले गलती की गई कि अगर आप साक्ष्य नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब सत्य को झूठ घोषित कर दो, ये तो गलत हो गया कि नहीं। जो वो सच दे रहे हैं, आप ये नहीं बता पा रहे कि वो चल क्यों नहीं रहा है, आप उसका ड्राइविंग मैकेनिज्म नहीं बता पा रहे, इस वजह से आप थ्योरी को बाहर फेंक दोगे तो गलत है। तो उन्होंने कहा भाई देखो, किसी प्रकार का क्या है, अंदर क्या हो रहा है, अंदर हो रहा है संवहन, संवहन के चलते ये हो रहा है। तीन बल हमने आपको बता दिए, संवहन बल है, स्लैब का खिंचाव है और कटक का दबाव है। इससे ज्यादा पूछोगे तो भैया राम राम, हमको और नहीं पता, मानो चाहे ना मानो, ठीक है। नंबर 1 आया। दूसरा उन्होंने कहा कि सारा का सारा एक्शन कहां होता है? प्लेटों के किनारे पर होता है। तो आलोचकों ने कहा कि हमने पाया कि प्लेटों के केंद्र में भी भूकंप आता है। कहां पर आता है? भूकंप आता है। मान लीजिए ये हमारा भारत, ये क्या है? हमारा भारत का गुजरात क्षेत्र, ठीक है। यहां पर आपने सुना भुज, और भुज में आ गया भूकंप, आ गया। भुज तो प्लेट के किनारे पर नहीं है, प्लेट के किनारे तो हिमालय है, तो भुज में भूकंप कैसे आया? तो ये सवाल आ गया कि भाई भुज में भूकंप कैसे आया, ये तो संभव ही नहीं है। तो आपकी थ्योरी गलत हो गई कि नहीं होगी? उसी तरह से ये हमारी सबसे बड़ी जो प्लेट है वो कौन सी है, जल्दी बताइए? प्रशांत महासागरीय प्लेट है कि नहीं? प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में यहां पर हमारे बहुत सारे द्वीप हैं, और अगर आपको याद हो 50वां राज्य क्या है? हवाई। ये हवाई तो प्लेट के मध्य में आ गया। तो प्लेट के मध्य में ज्वालामुखी कैसे आए? आलोचक तो बात करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आलोचकों ने ये कह दिया, ठीक है, ये इन्होंने भी कह दिया। 2 आलोचना सही हो गई। तीसरी आलोचना ये थी कि आपने कहा प्लेट पर जहां पे टकराती है वहां पर भूकंप आता है। तो कौन सी प्लेटें टकरा रही हैं, जल्दी बताइए? नाजका और साउथ अमेरिका, ठीक है। तो भूकंप आना चाहिए, आ गया भूकंप आ गया, ठीक है। भूकंप जहां से शुरू होता है उसको उद्गम क्षेत्र कहते हैं, फोकस कहते हैं। फोकस की गहराई कितनी हो सकती है, सोच के बताइए? फोकस की गहराई सर पता नहीं, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, या कुछ भी हो सकती है। जल्दी बताइए फोकस की गहराई कितनी हो सकती है, लॉजिक लगाकर? 50 और बोली बढ़ाइए, 50, 100, 100 और बढ़ाओ, 300, 400 और बढ़ाओ, 200। पृथ्वी के केंद्र से भी तो आ सकता है भाई, तरंग है, केंद्र से भी आ सकता है कि नहीं आ सकता? अच्छा तो एक बात बताइए, भूकंप क्या है? कंपन है ना, कंपन है। कंपन कब होता है? जब चट्टानें चटक जाती हैं, ठीक है। क्या ठोस चीज चटक सकती है, तरल? ठोस ही चीज चटक सकती है। पानी को हमने चटकते कभी नहीं देखा। पानी में अगर आप तैरना चाहते हो, अगर आप बढ़िया तैराक हो, तो आप ऐसे घुसोगे जैसे मक्खन में गरम चाकू, पानी हिलेगा भी नहीं। और घटिया तैराक हो तो छपाक आसपास, बट फिर भी पानी चटकेगा नहीं। चटकता किससे? चटकता तो ठोस है। तो जो लोग 200 कह रहे हैं, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि ठोस हिस्सा स्थल मंडल तो केवल 100 किलोमीटर है, सो 200 किलोमीटर की गहराई पर क्या उद्गम क्षेत्र हो सकता है? नहीं हो सकता। समझ में है? क्या चटकेगा भाई? कहीं पर भी ये प्लेट था लिथोस्फीयर, ऊपर चटक गया तो एकदम सतही है,
40 किलोमीटर गहरा चटका वहां चटक सकता है, 100 तक ही तो चटक सकता है, तो 100 तक चटक सकता है। लेकिन हमारे भूगर्भ शास्त्री तो सब पता कर सकते हैं। उन्होंने पाया कि भूकंप जो है 700 किलोमीटर की गहराई से भी आया है। 700 किलोमीटर की गहराई से भी भूकंप की तरंग आई है। तो 700 किलोमीटर गहरा नीचे चीजें चटक कैसे गई? तो थ्योरी गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि आपने कहा ऊपर स्थलमंडल है, स्थलमंडल किस पे तैर रहा है? एस्थेनोस्फियर पे तैर रहा है, और कुछ चीजें पास में आ रही, कुछ दूर जा रही हैं। सब कहानी आपने हमको सुना दी, लेकिन हम आपकी आलोचना कर रहे हैं कि 700 किलोमीटर गहरा उद्गम क्षेत्र वाला ज्वालामुखी भूकंप कैसे आया, नंबर 1। दूसरी चीज, प्लेट के मध्य में यहां पे भुज पे भूकंप कैसे आ गया, या फिर ये पैसिफिक की प्लेट में ये द्वीप कैसे आ रहे हैं? तो आलोचना हो सकती कि नहीं हो सकती? तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है, अगला प्रश्न लिखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आलोचनात्मक आकलन करें। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आलोचनात्मक आकलन करें। ठीक है, तो कुछ आलोचनाएं मैंने आपको बताई, तो मैं बताना चाहता हूं, जब भी ऐसा कोई प्रश्न आएगा, क्या प्रश्न आया? श्रीमान वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का क्या करें? मूल्यांकन करें, ऐसा कराया था। और अभी क्या बताया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आलोचनात्मक आकलन। ध्यान रखिएगा, वहां जाके 5 बिंदु आलोचना के लिख देंगे, आपको नंबर कम मिलेंगे। तो पहले क्या करना होगा? थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन देंगे। तो जब वेगनर की बात होती है, वेगनर का मूल्यांकन, तो अगर वो उत्तर देना है तो कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे वेगनर 1912 में उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि महाद्वीप महासागर अपने स्थान पे स्थित नहीं होते हैं, चलायमान होते हैं। पहले एक विराट महाद्वीप था जिसका नाम पैंजिया था, वो लगभग 200 मिलियन साल पहले टूट गया और अपने स्थान से विभाजित होकर स्थानांतरित हुआ और इस तरह से बहकर आया। तो ये थोड़ा सा देना पड़ेगा, समझ में आया? तो सीधा सीधा बिंदु नहीं लिखेंगे, तो प्लेट टेक्टोनिक का क्या लिखेंगे? प्लेट टेक्टोनिक के आलोचनात्मक आकलन का मतलब एक आधा अनुच्छेद किस पर देंगे? प्लेट टेक्टोनिक पर। और सचित्र देंगे। सचित्र क्या देंगे? कि अगर प्लेट टेक्टोनिक बना रहे हैं तो यहां पर आप इस तरह से इस तरह के 3 बना भी दीजिएगा कि ये दोनों पास आ रहे हैं, ये दोनों दूर जा रहे हैं, और ये क्या हो रहे हैं? आपस में टेंजेंशियल जा रहे हैं। ठीक है, बोलिएगा कि पृथ्वी की सतह स्थल मंडलीय चट्टानों से बनी है। ये चट्टान 100 किलोमीटर गहरी होती हैं, ये खंडित होती हैं। खंड क्या कहलाते हैं? खंड कहलाते हैं प्लेट। ये बड़े भी होते हैं, ये छोटे भी होते हैं, और पृथ्वी की जितनी भी भूभौतिकीय घटनाएं हैं ये इनके किनारों पर होती हैं। ये सिद्धांत दिखाता है कि अपसारी सीमाएं, अभिसारी सीमाएं और संरक्षी सीमाओं पर कैसे गतिविधियां होती हैं। पूर्ण विराम। ये दिखाना है, वरना उत्तर अधूरा है। बट उत्तर का केंद्र ये नहीं होगा, उत्तर का केंद्र ये नहीं होगा, क्योंकि क्या पूछा है? आलोचनात्मक आकलन। सो आधा पेज लिया, फिर उसमें एक डायग्राम बना दिया, जो आपको ठीक लगे वो बना देने के बाद अब लिखिएगा कि ये सिद्धांत वैसे तो आज आधुनिक काल में सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है, किंतु इस पर कुछ प्रश्न या इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, चुनौतियां भी हैं। तो पहला प्लेटों की संख्या इतनी ही क्यों है जितनी है? किसी ने सोचा कि भाई 7 ही क्यों है, 7 से ज्यादा क्यों नहीं? और प्लेट की सीमा वहीं पर क्यों है जहां पर है? वही प्लेट कुछ और भी हो सकती थी। तो ये प्लेटों की सीमा, प्लेटों की और छोटी वाली सीमा कहां है, कैसे है, ये इसका कोई नियम नहीं है। ये हमें पता कैसे चली कि यहां पे प्लेट की सीमा है? हमें पता कैसे चली? भूकंप से पता चली। हमें नहीं पता था वहां सीमा है, जब वहां भूकंप आया था, अच्छा यहां कुछ होगा, चेक करो। तो हम तो उल्टा देख रहे। अगर वहां पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है तब हमें पता चलता है यहां पर क्या है?
सीमा है। तो पहली चीज कि प्लेटों का निर्धारण, प्लेट कहां है ये हमें नहीं पता। प्लेटों की दिशा, वो भी चल रही हैं, क्यों वो उसी दिशा में चल रही हैं? सर संवहन की वजह से। तो संवहन में ऐसे उठता है, एक भुजा उठती है और एक भुजा क्या होती है? धंसती है। तो जहां पे उठ रही है वहीं पर क्यों उठ रही है, जहां पे धंस रही है वहीं पर क्यों धंस रही है? क्या ये सिद्धांत तो बताता है? नहीं बताता। तो ये एक चीज आ जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या कहा? प्लेट के किनारों को एक्टिव क्षेत्र कहा गया। सक्रिय क्षेत्र क्या है? प्लेट के सीमांत। ठीक है। लेकिन प्लेट के मध्य में, जिसको अंतरा प्लेट कहते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं होती, जो निष्क्रिय होता है, वहां पर भी कई बार क्या निकला है? सक्रियता निकली है। सक्रियता निकली है, उसको इस सिद्धांत ने नहीं समझाया था। तीसरा क्या है? भूकंप जो है कहां तक आ जाते हैं? भूकंपों का उद्गम क्षेत्र 700 किलोमीटर तक चला जाता है, लेकिन हमारा स्थलमंडल तो 100 किलोमीटर गहरा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इन प्लेटों को चलाने के लिए जो बल है वो मेंटल के अंदर बताया जाता है, लेकिन कैसे मेंटल संवहन हो रहा है उस पर कोई सटीक आकलन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। ये कर दिया हमने। अब हमने क्या कर दिया? अब हमने घोषित कर दिया कि माँ बाप एकदम नालायक हैं, हमें रहने लायक कोई ये घर नहीं है। अब उसके बाद जाओगे कहाँ? अब तो लात पड़ गई, अब सड़कों पे सोना पड़ेगा। लेकिन फिर भी माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, हमारे भले के लिए डांटा था, कोई बात नहीं। अब इससे हमारा लाभ हुआ है। हमें लगता है कि ये सिद्धांत, भले ही इसमें कमियां थी, लेकिन इस सिद्धांत की कमियों को धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी बढ़ती जा रही है, उन कमियों को सुलझाया जा रहा है। एक और बढ़िया सा वो आता है, जब गणना की गई तो हमारी पृथ्वी में एक जगह पर तो ये हो रहा है, अपसरण हो रहा है। तो जहां अपसरण हो रहा है वो कहीं पर जाके अभिसरण भी हो रहा होगा ना। कहीं पे सृजन हो रहा है, कहीं पर विनाश हो रहा है। सृजन हो रहा है, विनाश हो रहा है। और ये दोनों सीमाएं समान होनी चाहिए, जितना सृजन उतना विनाश। प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत ही क्लियर बताता है कि सृजन ज्यादा हो रहा है, मतलब अब सारी सीमाएं ज्यादा हैं, अभिसरण की सीमाएं कम है। अब सारी ज्यादा हैं, अभिसरण की सीमाएं कम है। अभिसरण का एक विशेष क्षेत्र है, कौन सा है? विश्व में अभिसरण का एक विशेष पेटी, एक परिधि, किसकी? परिप्रशांत अग्निवलय, वो है ना। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ज्यादा परपटी बन रही है और कम नष्ट हो रही है, तो क्या समय के साथ पृथ्वी का लिथोस्फीयर, पृथ्वी का आकार बड़ा होना चाहिए कि नहीं? तो ये भी एक आ गया भाई। आपने हमें बता दिया कि अपसारी सीमाएं भी हैं और अभिसारी सीमाएं भी हैं, तो इससे तो पृथ्वी का आकार बड़ा हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो गए? आलोचना हो गए। अब जब आलोचना होती है तो क्या करना चाहिए? भाग जाना चाहिए, मुंह छुपा लेना चाहिए, या कह देना चाहिए अरे एकदम तुम भूगोल के खिलाफ जा रहे हो, गद्दारी है, एंटी भूगोल बात कर रहे हो? नहीं भाई, आलोचना का फिर सामना करना पड़ेगा। आलोचना का उन्होंने सामना भी किया, और उसके सामने क्या क्या सामना किया वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो यहां तक आ गए। ये मैंने आपको कुछ आइडिया दिया है। अब आपको सोच भी दे दी, कल छुट्टी भी है। ठीक है। तो आप जो है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाइएगा पूरे गर्व के साथ, पूरे जोश के साथ। बट उसके साथ साथ इस उत्तर को भी देखिएगा, इस पे विचार भी करिएगा, किताब से भी पढ़िएगा जो हमने दी है, बुकलेट जो दी है, और अगर कुछ मन करे तो इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। तीसरी सीमा क्या है और इसका आलोचनात्मक आकलन, अभी उसमें जो चीजें हैं उसके बाद क्या क्या निकली वो भी बताऊंगा। हाँ जी, तीसरी सीमा क्या है? समानांतर या संरक्षी सीमा। इसमें लिखेंगे जब दो विवर्तनिकी प्लेटें एक दूसरे को
रगड़ते हुए गतिशील होती हैं, तो ऐसी सीमा को तो ऐसी सीमा को ऐसी सीमा को समानांतर या संरक्षी सीमांत कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः सामान्यतः संरक्षी सीमांत कहा जाता है। सामान्यतः ये किनारे विपरीत दिशाओं में ये किनारे विपरीत दिशाओं में रगड़ करते हैं। सामान्यतः ये किनारे विपरीत दिशाओं में रगड़ करते हैं, तो एक उत्तर जा रहा है और एक दक्षिण जा रहा है, इस तरह से। किंतु 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 समानांतर सीमा किंतु समानांतर सीमा का निर्माण तब भी संभव है जब दोनों किनारे समान दिशा में गति करते हैं। ठीक है सर, स्थायी भाग में भी तो प्लेट के आकार का विनाश संभव है, तो स्थायी कैसे है? पता नहीं क्या बात कर रहा है। हमने तो कहा थ्योरी के दो भाग हैं, एक आपको बताता है कि प्लेटें क्या हैं, दूसरा प्लेटें चलती कैसे हैं। उसके लिए एक डायनामिक कहा, एक स्टैटिक कहा, ये शब्दों में ही फंस गया है। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दो प्लेटें एक ही दिशा में चल रही हैं फिर भी ये संरक्षी सीमा बन रही है? कैसे? दोनों में गति अंतर है, दोनों में गति अंतर है। एक प्लेट ऊपर जा रही है, एक प्लेट नीचे जा रही है, तो इनमें तो ये तनाव आया, ये खिंच गई। अब आप यूं समझिए कि आप जो है आप एक बोर्ड लेकर जा रहे हैं, दो मोटरसाइकिल पे, एक इधर एक इधर। एक मोटरसाइकिल ज्यादा तेज चली गई, एक पीछे रह गई, तो उसमें खिंचाव आएगा, तनाव आएगा कि नहीं आएगा? तो उस तरह से भी हो सकता है। तो या तो अलग अलग दिशा में गति कर रहे हो या दोनों की गति अलग हो, उस वजह से इस तरह का तनाव आएगा, और ये क्या कहलाती है? संरक्षी किनारा। ठीक है, इस किनारे पर लिखेंगे, इस किनारे पर या इस सीमांत पर, इस सीमांत पर ना तो नई परपटी का सृजन होता है, इस सीमांत पर ना तो नई परपटी का सृजन होता है, ना ही पुरानी का विनाश। जब दोनों किनारे समान दिशा में गति करते हैं। सर इसके आगे क्या लिखा था? मैंने कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग दिशा में हो, ये तब भी संभव है जब दोनों किनारे समान दिशा में गति करते हैं, यही लिखा था हमने। ठीक है, अभी क्या लिखा? ना तो नई का सृजन हो रहा है ना पुरानी का विनाश हो रहा है, इसलिए इसे संरक्षी सीमांत कहा जाता है। इसलिए इसे संरक्षी सीमांत कहा जाता है। सभी लोग मेरे साथ क्लियर? इस सीमांत पर भूभौगोलिक या भूभौतिकी घटनाओं के रूप में, इस सीमांत पर भूभौतिक घटनाओं के रूप में पहला क्या आ सकता है? भूकंप। भूकंप संभव है। दूसरा, भूभौतिक घटनाएं क्या हो सकती है? भूकंप आ सकता है। दूसरा भ्रंशन, दूसरा क्या होगा? भ्रंशन, और इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, तो समानांतर भ्रंश होगा। कैसा होगा? समानांतर भ्रंश होगा, समानांतर भ्रंश।
तो आपने देखा ये प्लेट ऐसे, इसमें ये दरारें पड़ी, इसमें ये दरार पड़ी, और ये दोनों प्लेटें दूर जा रही थी। तो ये प्लेट यहां आ गई और ये प्लेट यहां आ गई, और बीच वाला हिस्सा क्या हुआ, धंस गया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भ्रंशन कहते हैं। इसको कहते हैं सामान्य भ्रंश। क्या कहते हैं, सामान्य भ्रंश। ठीक है। एक प्लेट थी ऐसी, इस पर पिछली बार तनाव था, इस बार क्या है, दबाव है। तो ये दोनों हिस्से पास आ गए, और बीच वाला हिस्सा अब की बार क्या हुआ, ऊपर को उठ गया। बीच वाला हिस्सा क्या हुआ, ऊपर को उठ गया। तो ये भी तो भ्रंश हुआ, लेकिन उससे अलग हुआ कि नहीं, ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया, ये भी भ्रंशन था, ये भी भ्रंशन था। अंतर क्या है, एक में नीचे गया और एक में क्या था, ऊपर गया। इसमें कौन सा बल था, तनाव। इसमें कौन सा था, संपीड़न। तो इसको क्या कहते हैं, विपरीत भ्रंशन, नॉर्मल फॉल्ट, और इसको कहते हैं रिवर्स फॉल्ट। क्या कहा जाता है इसको, विपरीत भ्रंश। तो एक भूगर्भ शास्त्री को भ्रंश देखकर ही पता चल जाता है यहां पे तनाव था या संपीड़न था। समझ में आया। तो हमारे हिमालय में बहुत सारा क्या है, विपरीत भ्रंश पाया जाता है। हिमालय में बहुत सारा विपरीत भ्रंश किस चीज का सूचक है, संपीड़न बहुत ज्यादा हुआ होगा। लेकिन जब हम पठार में आते हैं, पठार में हमें मिलती है नर्मदा नदी की घाटी, वहां पर क्या मिलता है, वहां पर सामान्य भ्रंश मिलता है। तो हमारे देश में बहुत जगह पर क्या क्या होगा, कहीं सामान्य भ्रंश होगा और कहीं पर विपरीत भ्रंश। अब मेरे पास ये प्लेट है, एक प्लेट है, ये और ये। अब इनमें क्या है, ना तो संपीड़न है, ना तो संपीड़न है, और ना ही तनाव वैसा वाला खिंचाव वाला। तो यहां पर क्या है, ये एक तरह का टॉर्क है। ये वाला हिस्सा इधर जाना चाह रहा है, ये वाला हिस्सा इधर जाना। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंट होता है जो एकदम वृत्त को छूकर निकल जाए, उस तरह से टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला टूटकर ऐसे आ जाएगा और वो वाला उधर चला जाएगा कि नहीं। ये हिस्सा इधर आ गया, ये हिस्सा इधर चला गया, और यहां पर जो ये पहले तो यहां पर था कि नहीं, और यहां पर कुछ दरार आएगी कि नहीं आएगी। तो ये हमारा कहलाता है कौन सा वाला, संरक्षी सीमांत। आदित्य श्री कह रहे हैं सर इसे संरक्षी सीमांत क्यों कहते हैं। आदित्य श्री वैसे तो हम इस पे बता भी चुके हैं, आज तो लिखवा भी दिया है। सैन्य रूपांतर से सेम सीमा भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्म रूपांतर कह देंगे, समानांतर कह देंगे, जो आपको कहना है। रूपांतर सीमा, संरक्षी सीमा, आप दोनों कह सकते हैं। डन, सारी सीमाएं हो गई। इसमें अंतःप्रवृत्ति कुछ नहीं है, इंट्राप्लेट।
अब आएगा अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। सर रूपांतर सीमा और संरक्षी सीमा में क्या फर्क है? हनी अंसारी, बेटा नाम है, नाम नाम पहले लिखवाया था। अपसरण में क्या होता है? विनाशकारी सीमा। अभिसरण में क्या होता है? वहां पे सृजनकारी सीमा। ठीक है, और इसको क्या कहा? संरक्षी। ये तो पहले लिखवा चुके हैं। सर रूपांतरित हो जाता है, इसका मतलब कहां बदल जाता है? चाचा अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म था, जबरदस्ती करके उसको हिंदी किया तो इसलिए रूपांतरित आएगा। ट्रांसफॉर्म की हिंदी रूपांतरित होती है। अंग्रेजी में लिखी गई थी भैया थ्योरी, तो थ्योरी में क्या था? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। उसके बाद क्या था? कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। जब उसका हिंदी रूपांतरण हुआ तो ट्रांसफॉर्म क्या होता है? रूपांतर, इसलिए लिख दिया। ना हिंदी जान रहे ना अंग्रेजी जान रहे, अब इसी पर अड़ गए कि भाई रूपांतर में इसमें क्या निकला। तो इधर से डाला था आलू, इधर से सोना निकला। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। सर नोट्स में वलन के प्रकार समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। वलन है, वलन के प्रकार वहीं पर लिखा हुआ है कि दबाव है, दबाव है। अब सोचिएगा, सोच के बताइए। ये प्लेट है, ये प्लेट है, इसको दोनों तरफ से दबाया जा रहा है। 10 टन की फोर्स इधर, 10 टन की फोर्स इधर। ठीक है, तो इसमें मोड़ आ गया, वलन हो गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं यहां पे 10 टन की नहीं 1 टन की फोर्स है, तो असंतुलन आ गया कि नहीं आ गया? जहां ज्यादा होगी वहां ज्यादा मोड़ आ जाएगा ऐसे, और यहां वाला कम हो जाएगा। वलन के दो प्रकार हो गए कि नहीं हो गए? इसी तरह से हमने दिखाया कि तनाव बदलने की वजह से वलन ऐसा हो सकता है, इसे सिमेट्रिक कहते हैं, जो सम्मित हो। उसके बाद क्या हो सकता है? एसिमेट्रिक हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? आइसो हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? इस तरह से भी हो सकता है कि नहीं? पहले बल अगर समान होगा तो ऐसा, असमान हुआ तो ऐसा, और भी ज्यादा असमान हुआ तो ये वाला लगभग सीधा खड़ा और ये ढाल, और इधर ही ज्यादा बल है तो यहां पर ये ऐसे भी हो जाएगा। चादर ले लीजिए, चादर पे सिलवटें अलग अलग आ जाती हैं, लेकिन यहां वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, सर वो ना समझ नहीं आया। अबे पढ़ेगा तब तो। यही तो बता रहा है कि तनाव अलग अलग होने की वजह से चीजें अलग अलग मुड़ जाएंगी। ये कागज है, ये कागज है, इसको हमें मोड़ना है। अगर मैं दोनों तरफ से बराबर देता हूं तो ऐसे मुड़ जाएगा, अगर मैं एक ही तरफ से करता हूं तो हो सकता है कुछ और वलन आ जाए। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप सोचिए, दो कारें हैं आपस में टकरा रही, दो कारें हैं आपस में टकरा रही। ठीक है, कौन सी कार टकरा रही है? दो फॉर्च्यूनर आपस में टकराई, दो फॉर्च्यूनर आपस में टकराई और बन गई वलित पर्वत। ठीक है, अब क्या हुआ? एक फॉर्च्यूनर और एक टाटा नैनो टकराई, टाटा नैनो तो क्षेपित हो गई, इसको क्षेपण कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो मैं ये कह रहा हूं अलग अलग बल होंगे। सर बुकलेट में जो है ये वो है। सर केजीएस की बुकलेट कैसे मंगाएं? तो जैसे राखी मंगवाओगे, अभी राखी और मिठाई मंगाओगे, उसका केजीएस की बुकलेट मंगा लेना। अरे ऑनलाइन वालों के लिए उसी में डाली गई है, और ये पहले ही आ चुकी है, हम पहले ही डलवा चुके हैं। जब भूगोल शुरू किया था तभी भौतिक भूगोल के सिद्धांत डल गए थे कि नहीं डल गए थे? तभी डल चुका था। ठीक है यार, ये हटाओ ऑनलाइन वाली, ये फिर कुछ भी लेकर आते हैं। सर ये कहां मिलेगी? तो आप यूं समझिए, जिसे कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। तो पता नहीं परीक्षा देंगे भी या नहीं देंगे। अभी तो क्या किया है यार, कोर्स उपलब्ध था, जाकर बैठ जाते हैं। जो मेंस देने जा रहे हैं वो तो परीक्षा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे एमएमपी के, दो चार तो अस्पताल में हैं। क्यों अस्पताल में है? सर पैनिक अटैक आया है। सर 1 महीने बाद मेंस है सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनो पिछली बार तो पास हो गए थे, अब काहे का डर है? सर अब ये है कि इस बार फेल ही ना हो जाए, बहुत डर होता है। इस बार क्या हुआ कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का समय कम रह गया। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा डिले हुआ था चुनाव की वजह से, अब वो समय कम हो गया, लेकिन सिलेबस तो उतना ही है। सर ये ऑप्शनल भी है, मेरा ऑप्शनल तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है सर। जब वो पढ़ता हूं तो उस समय जीएस की तैयारी नहीं होती। सर तो मुझसे अच्छा तो भूगोल वाला है, इतिहास वाला है। भूगोल वाले से पूछो, हाँ भाई कैसा है?
तू तो फायदे में। क्या सर, ऑप्शनल ऑप्शनल होता है, उसमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, उसमें गहराई में जाना होता है, यहाँ तो आसान है। तो बहुत सारी चुनौतियां, सोचो जिनका 1 महीने बाद मेंस है उनकी क्या परिस्थिति है। यहाँ बैठे बैठे सर उसमें लिखा है वो कुछ समझ नहीं आ रहा है, सर ये रूपांतर ही क्यों कहते हैं इसको, अबे ट्रांसफॉर्म की हिंदी है। यहाँ एकदम खाली सोच में चल रहा है। वो बेचारा इतना अच्छा उत्तर लिख रहा है, रोज सुबह लिख रहा है, आप उसे शाबाशी दे रहे हो, लेकिन वो कहाँ पर है, अस्पताल में। सर बहुत डर गया था मैं। अब उनसे वो भी बात करनी, डरो मत, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पियो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या टेंशन है। किस लिए बने थे, इसीलिए तो बने थे। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आपको लगता है कि ये परीक्षा जो है, ये परीक्षा केवल एक सामान्य परीक्षा की तरह जो पढ़ के गए वो है, तो ये आपका मनोवैज्ञानिक टेस्ट होता है, आपका फिजिकल टेस्ट होता है, बहुत सारी चीजें और लंबी प्रक्रिया है। इस दौरान सिर्फ आप ही बीमार नहीं होंगे, परिवार बीमार होगा, परिवार बीमार होगा। मैं कई बार बात करता हूँ, अनु आईपीएस हैं, तो अनु की मदर उस टाइम कोविड के टाइम, बीच में कोविड में भी उन्होंने परीक्षा दी जिसमें वो पास भी हुई हैं। कोविड के टाइम मदर को भी बहुत ज़्यादा बीमारी थी और सब कुछ, और अस्पताल में एक ही अटेंडेंट अलाउड है, बेटी ही गई, और मेंस भी है, वो भी करना है, बहुत सारी चीज़ें। मेरे एक छात्र हैं फॉरेन सर्विसेज में हैं, उस साल के मेंस के टॉप 25 स्कोर्स में रहा वो, और परीक्षा के 15 दिन पहले तक उसके पिताजी जो है अस्पताल में थे, वो सोच रहा था मैं परीक्षा दूं या ना दूं। उससे पहले वो ऑडिट में सिलेक्ट हो चुका था, और वो सोचा था परीक्षा दूं या ना दूं। मैंने कहा तैयारी तो तुम्हारी है और लिखने में इतनी क्षमता है कि कोई तुम्हें पढ़ ले तो एकदम से नंबर दे देगा, तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है, और पिताजी का भी आशीर्वाद है। तो परीक्षा से पहले बहुत सारी चुनौतियां होती, यहाँ तो कोई चुनौती ही नहीं है। यहाँ तो वो बता रहा है कि फोल्ड कई तरह के हो सकते हैं, इस तरह का फोल्ड है, कोई इस तरह का फोल्ड हो जाएगा, कोई इस तरह का फोल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बलों का है, यहां पे समान बल हो गए, यहां पर क्या हुआ, यहां पर कम बल है, यहां पर ज्यादा बल है, यहां पे बल ही नहीं था, तो सारा बल क्या हुआ, इधर और इधर, ये पूरा का पूरा ही झुक गया। जैसे पेड़ समझ लीजिए, एक पेड़ खड़ा है यहां पर, एक पेड़ खड़ा है, बहुत तेज हवा आएंगी तो पूरा का पूरा पेड़ झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ, यहां से कोई बल ही नहीं था, तो उसने क्या किया, पूरी की पूरी चट्टान ऐसे मुड़ गई है। तो बस इतनी सी बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो किताब एनसीईआरटी हुई या केजीएस की बुकलेट हुई, वो आपको सूचना दे रहा है, अभी तो कॉन्सेप्ट भी नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि आपने तो वलन पढ़ा, वलन का मतलब प्लेट यूं आई और ये मुड़ गई, लेकिन ये कई तरह से मुड़ सकती, कई तरह से मुड़ सकती, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ समानांतर होगा, थोड़े अंतर होंगे। अब मुझे एक बात बताइए, मैं जितने भी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहा हूं, क्या सभी बच्चे समान समझ रहे होंगे? नहीं समझ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य डिफरेंट है, सबकी समझ डिफरेंट है। आप में से कुछ लोग शायद भूगोल के छात्र हों, कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने पिछले साल से तैयारी की, अपनी एनसीईआरटी पढ़े हुए वो हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सीरियस ही नहीं है, ऐसे आ गए हैं। तो सब तरह की सोच होगी कि नहीं होगी? अब क्या उसमें जाने की जरूरत है? अगर मैंने आपसे एक बात कही कि मैं शिक्षक हूं, मैं आपको ट्रांसमिट कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं है आप सब लोग समान समझें। क्यों नहीं, ये नहीं समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है, तो खाली बैठे हम इस पे भी खेल सकते हैं, हर एक व्यक्ति पर हम सोच कर सकते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही बेसिक बातें होती हैं, इनको जरूर सीखिए। अब ये सब हो गया, और उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स की सारी बातें होगी। तो प्लेट टेक्टोनिक्स से कहा गया सुनो भाई, तुम्हारा सिद्धांत बहुत अच्छा है, कहानी तुमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन तुम्हारे सिद्धांत में कुछ कमियां हैं। कमी क्या है? कि प्लेट के बीच में ज्वालामुखी का उद्गार कैसे हुआ, ये बताइए। और हम आपके पास साक्ष्य लेकर आए हैं कि ये हमारे हवाई द्वीप में, हवाई एक द्वीप है, वहां पर ऐसे ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। तो जल्दी से बताइए कैसे हुआ। अगर आपका सिद्धांत सही है तो इसका जवाब आप दीजिए हमें। तो हमारे हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई बात तो सही है, आलोचना हो रही है तो इसका जवाब भी ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने पाया कि सामान्यतः सामान्यतः जो भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं, वो प्लेटों के कहां पर होता है? प्लेटों के अभिसरण से। तो ये प्लेट कहां जा रही है? नीचे जा रही है। तो नीचे क्या है? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर है कि नहीं? एस्थेनोस्फीयर।
एस्थेनोस्फीयर में जाके पिघल जाती है, पिघलती है और ऊपर आती है, और यहां पर क्या बनता है, वोल्केनो बनता है। ये सामान्य नियम, सामान्य नियम है। तो उन्होंने चेक किया है जो वोल्केनो बनता है ये जनरली क्या होता है, ये बसाल्ट से, ये जनरली एंडेसाइट का होता है, एंडेसाइट का होता है। तो उन्हें ये भी पता था कि क्या बनेगा, किस तरह की चट्टानें होंगी, वो सब पढ़े लिखे थे। अब उन्हें ये समझाना है कि ये कैसे बनता है। तो पहली चीज तो उन्होंने पाई कि ये जो है ना, ये एकदम द्रवित मैग्मा है, द्रवित, एवं द्रव की तरह से, द्रव्य के समान ये जो है बहकर आ रहा है, बहकर आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर भूकंप नहीं, ज्वालामुखी क्षेत्र के पास आपको जाने को मिले तो क्या आप जा सकते हैं? हाँ या ना? नहीं जा सकते। ये फोटो खींच रहा है खड़े होकर साथ में, ये ज्वालामुखी है, ये देखिए खड़ा हुआ है, यहीं पे खड़ा हुआ, दूर नहीं है, यहीं पे खड़ा हुआ। गैस वैस का मास्क वगैरह लगा सकते हैं। हवाई में आप अपने सामने ऐसे मैग्मा बहता देख सकते हैं, वो होता है द्रवित मैग्मा। और इसको पर्यटन के लिए यूज किया जाता है। मेरा कई बार पपुआ न्यू गिनी जाना हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मैंने ट्राइबल लोगों को कपड़े देने की कोशिश की थी। तो पपुआ न्यू गिनी में बहुत सारे ज्वालामुखियों के मुंह हैं, तो वहां पे टूरिज्म है कि आप जो है ज्वालामुखी के क्रेटर में जा सकते हो। तो सारे ज्वालामुखी सक्रिय नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ सुषुप्त भी होते हैं, कुछ में से गैस निकल रही होती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये तो फ्लूइड मैग्मा है, ये तो बिल्कुल आपके सामने दिख सकता है, इस तरह से तालाब में तैर रहा है, दिखाई दे रहा है, ये मैग्मा का तालाब है, किसी ने जाके वहां से फोटो ली है, इस तरह से दिखाई दे जाता है। तो आपके दिमाग में क्या है कि मैग्मा के पास नहीं जा सकते, तो इन्होंने पाया ये द्रवित मैग्मा है। द्रवित मैग्मा ऐसा पूल वाला मैग्मा है। पूल वाला मैग्मा क्या होता है, वो बसाल्ट से बनता है। लेकिन ये वाला मैग्मा जो होता है ये ठोस हो जाता है, ये एकदम से ठोस होने वाला होता है, एंडेसाइट होता है। तो उन्होंने कहा यार ये वाला जो मैग्मा है ना, ये बाकियों से अलग है, जो प्लेट के बीच में आ रहा है। तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये एस्थेनोस्फीयर से आया ही नहीं। एस्थेनोस्फीयर कितनी गहराई पे होता है, 100 से 400 किलोमीटर। उन्होंने कहा वहां से नहीं आया ये जो मैग्मा है इसकी प्रकृति हमें बता रही है ये तो यहां का है ही नहीं, तो ये कहां का है? तो उन्होंने पाया कि ये हमारा पृथ्वी का कोर, और ये क्या है, मेंटल। कोर और मेंटल की सीमा पर, कोर और मेंटल की सीमा पर जहां तापमान बहुत ज्यादा है, वहां पर कुछ क्षेत्रों में इस तरह से सीधा एक पाइप बन जाता है, और पाइप में, कॉन्ड्यूट में इस तरह से मैग्मा सीधा ऊपर आ जाता है। कहां से आता है? बहुत गर्म मैग्मा, बहुत तरल मैग्मा कहां से आ रहा है? कोर और मेंटल की सीमा से आ रहा है। सामान्य ज्वालामुखी में कहां से आता है? एस्थेनोस्फीयर से, एस्थेनोस्फीयर से। लेकिन ये जो है वहां से आता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पृथ्वी के अंदर ऐसे बहुत सारे पाइप हैं जिनमें मैग्मा कहां से आ रहा है? कोर और मेंटल की सीमा से। तो उठते हुए ज्वालामुखी के पाइप को मेंटल प्लूम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल प्लूम। और जहां पर इनका उद्गार होगा उनको क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट, गर्म क्षेत्र, हॉट स्पॉट। तो क्या इनको प्लेट की सीमा की जरूरत है? क्या ये प्लेट की सीमा से जुड़े हुए हैं? नहीं, एक तरह का पानी है, एक तरह का पानी। क्या तरल है? ये जहां पर भी होंगे वहां पर आ जाएंगे, जहां पर भी होंगे वहां पर आ जाएंगे। ये जब पढ़ा गया, जब उन्होंने और समझा तो उन्होंने और ढूंढा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो मैग्मा है ये है हमारा अंतरा प्लेट। क्या है? अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। वैसे तो प्लेट के किनारों पर आते हैं, लेकिन प्लेट के अंदर, प्लेट के मध्य में अगर कोई गतिविधि होगी, कोई सक्रियता होगी, तो वो क्या कहलाएगी? अंतरा प्लेट, ठीक है।
तो उन्होंने कहा देखो हमने समाधान कर दिया, तुम्हारा समाधान कर दिया कि जो है अंदर से यहां से आ रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो आपने बताया भी नहीं था, और इसका प्लेट टेक्टोनिक्स से क्या लेना देना? आपने तो बहुत मजे से बताया था कि ऐसे ऊपर लिथोस्फीयर है और जो है स्टेनोस्फीयर ये चल रहा होता है। तो उन्होंने कहा सुनो, जिसको तुम हमारी आलोचना बता रहे हो ना, ये हमारी आलोचना अब ये हमारा समर्थन बन गया है। तो उन्होंने कहा कैसे समर्थन कैसे बन गया? उन्होंने कहा हवाई का द्वीप देखे हो? हाँ देखे हैं। तो हवाई के द्वीप में एक नहीं द्वीप है, ऐसे द्वीपों की रेखीय संरचना है, एक रेखा में है। तो उन्होंने कहा रेखा से क्या होता है? सुनो, मेंटल प्लूम फिक्स है, मेंटल प्लूम फिक्स है, ऊपर क्या जा रही है? प्लेट। तो प्लेट में क्या हो गया? मैग्मा आ रहा है, लेकिन प्लेट तो चलती रहती है। तो अगर ये क्षेत्र आगे को खिसक गया तो यहां पे जो द्वीप बना था वो तो द्वीप ही रहेगा, लेकिन अब कहां पे मैग्मा निकल रहा है? दूसरी जगह पर। फिर ये प्लेट और आगे जाएगी, तो ये इस तरह से छोटे छोटे द्वीप बनते चले जाएंगे, और जो द्वीप अभी प्लूम के ऊपर है अकेला वो सक्रिय होगा, बाकी सब क्या होंगे? निष्क्रिय होंगे। समझ आया कि नहीं आया? आप यूं समझिए, आप यूं समझिए कि सड़क पे आपने देखा गोबर, ठीक है? तो गोबर मतलब गाय या भैंस, उतना तो आप समझ रहे हैं कि भाई यहां गाय या भैंस खड़ी थी इसलिए गोबर है। लेकिन अगर आप देखते हो गोबर 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 एक पंक्ति में, तब आप क्या कहोगे? ये सिर्फ गाय या भैंस ही नहीं थी, ये चल भी रही थी, चलते 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 हल्की भी हो रही थी, ये सब आ गए। तो ये किसका किसका बारे में बताता है? गतिशीलता के बारे में, है कि नहीं? नहीं सर ऐसा थोड़ी गाय चल रही थी, नहीं नहीं, नीचे ट्रेडमिल थी ना, गाय तो खड़ी थी, उसके नीचे जमीन चल रही थी, या तो जमीन चल रही थी या गाय चल रही थी, कौन चल रहा था? गाय चल रही थी। यहां पर क्या है? ये तो फिक्स है, और ये गोबर टाइप दिखाई दे रहा है हमें। भाई ये इस तरह से क्यों दिखाई दे रहा है, क्रम में क्यों दिखाई दे रहा है? तो इसका मतलब ये है कि एक प्लूम है वो फिक्स है, और उसके ऊपर से जैसे जैसे प्लेट जाती है वैसे वैसे, उन्होंने कहा चेक कर लो चट्टानों में 1 2 3 4 5, आप देखेंगे सबसे पुरानी नंबर 1 है। क्या हम चट्टानों की डेटिंग करके उनकी आयु निकाल सकते हैं? नंबर 1 सबसे पुरानी थी, क्योंकि विगत काल में ये प्लूम के ऊपर थी। अब प्लेट खिसक गई तो ये तो अलग हो गया, अब दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, क्रम में देख लो। उन्होंने कहा आपने तो हमारी आलोचना की थी, धन्यवाद, ये तो हमारा सहायक हो गया कि हमने कहा था प्लेटें चलती हैं, प्लेटों का विवर्तन होता है, ठीक है? तो इसे क्या कहते हैं? मेंटल प्लूम वोल्केनो। किसका उदाहरण है ये? ये उदाहरण है अंतरा प्लेट का। सर ये कैसे बने? वैज्ञानिकों को इतनी ज्यादा तो नहीं पता है, इनकी उपस्थिति के साक्ष्य हैं उनके पास। सर ये कितने हैं? ये भी बहुत ज्यादा नहीं पता है, लेकिन लगभग 50 के करीब है। सर क्या ये स्थिर रहते हैं या बदल सकते हैं? अभी तक ये मानना है कि अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। क्या हम भी किसी हॉटस्पॉट को जानते हैं भारत के करीब? तो एक हॉटस्पॉट होता है रीयूनियन हॉटस्पॉट। सो भारत की प्लेट जब यूरेशिया पे टकराने जा रही थी तो एक हॉटस्पॉट हमारे मार्ग में भी आया था, हम उसके ऊपर चढ़े। सर तो फिर तो मैग्मा आया होगा? बिल्कुल मैग्मा आया, उसी से हमारा दक्कन लावा बना है, जिसमें महाराष्ट्र की काली मिट्टी बनती है। वो बसाल्ट की चट्टानें कहां से आई? कि हमारी प्लेट किसके ऊपर से गुजर गई थी? एक हॉटस्पॉट। समझ में आ गया? चलिए थोड़ा सा और आपकी कल्पना को बढ़ाने के लिए, ये तो हम ज्वालामुखी पे आ गए थे, किधर गया? इनकी उत्पत्ति का कारण हॉटस्पॉट माना जाता है, ठीक है? अंतरा प्लेट जो बनते हैं वो हॉटस्पॉट होते हैं। हॉटस्पॉट को हिंदी में गर्म स्थल कहा गया। गर्म स्थल मेंटल के उन गर्म पदार्थों के द्रव जेट या पिच्छक। प्लूम्स की हिंदी क्या है? भगवान ना करे ये पढ़ने को आपको वहां पर मिले, तब आप एकदम एग्जाम में पीछे हो जाओगे। पिच्छक किसी को समझ में नहीं आएगा, पिच्छक क्या होता है। जब नाम दिया था तो उन्होंने क्या बनाया था? प्लूम बनाया था। किसने बनाया भाई? अमेरिकन लोगों ने नाम दिया, उन्होंने प्लूम दिया, अब उसका हिंदी करना था, पिच्छक बना दिया, पिच्छक मान लो। द्रव्य जेट या पिच्छक को प्रदर्शित करते हैं जहां से गर्म मैग्मा तेजी से ऊपर उठता है और स्थल मंडल को भेद कर सतह पर ज्वालामुखी के रूप में आ जाता है। गर्म स्थल हॉटस्पॉट स्थिर रहते हैं। तो चलता कौन है? प्लेट चलती है,
तो इस कारण से ज्वालामुखी प्लेट के साथ भ्रमण करते हैं एवं गर्म स्थान से दूर हटते चले जाते हैं। इसके अंतर्गत ज्वालामुखी की एक रैखिक श्रृंखला मिलने को मिलती है। आप चाहें तो ये लाल जो हमने लिखा है वो आप लिख सकते हैं। यहां पे देखिए ये निकल रहा है प्लूम और यहां पे बनेगा ये आइलैंड। अगर ये प्लेट खिसक गई तो आइलैंड कहां पर हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा और दूसरा यहां पर आ जाएगा। तो जो लिखना है वो लिख लीजिए। ये हो गया आपका मेंटल प्लूम। ये बहुत से बच्चे पहले दिन ही जैसे ही ज्योग्राफी पढ़ाओ, सर मेंटल प्लूम क्या होता है, उस दिन बताओ पिच्छक होता है, वहीं पे भूगोल छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, केवल जो लाल में है वो लिखिएगा, पूरा ग्रंथ मत लिखिएगा। आपको बताया जा चुका है, इसको ट्राई भी कर सकते हैं। किसी ने कहा सर कोई प्रश्न दे दिया करो, रोज ही प्रश्न होता है, पीवाईक्यू तो करवा देता हूं साथ में। तो मेंटल प्लूम क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, समझ में आ गया। तो मेंटल का पिच्छक क्या होता है और ये कैसे बनते हैं। तो मेंटल और कोर की सीमा पर उठने वाला द्रव का जेट, गर्म द्रव का जेट क्या कहलाता है, मेंटल प्लूम कहलाता है। ये ऊपर की प्लेट को भेद कर ज्वालामुखी के रूप में सतह पर प्रकट होते हैं। ये अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं और इनके द्वारा ज्वालामुखी की एक रैखिक श्रृंखला का निर्माण होता है। उदाहरण हवाई द्वीप। ठीक है, तो ये तो हमारी आलोचना ही हमारे काम आ गई कि नहीं आ गई, हमारी आलोचना हमारे साक्ष्य बन गए कि नहीं। तो आलोचनात्मक आकलन जब करेंगे तो उसमें आलोचना ये लिखेंगे, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, इन सब आलोचनाओं के जवाब में प्लेट विवर्तनिकी ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें जिसमें अंतरा प्लेट विवर्तनिकी समझाई गई। आलोचना पे लिखना है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। तो आलोचना लिखने के बाद, क्योंकि हमें उस आलोचना का जवाब भी देना है, वो भी देंगे हम। ठीक है, अगर प्लेट के बीच में से मैग्मा भेद कर ऊपर आ सकता है, तो अगर प्लेट पे ज्यादा दबाव दोगे तो प्लेट में दरार भी तो पड़ सकती है। तो ये केस कहां पर हुआ, भारत के भुज में हुआ। तो यहां पर भारत के भुज क्षेत्र में प्लेट का तो केंद्र नहीं था, लेकिन यहां पर भुज क्षेत्र में हमारे भूगर्भ शास्त्रियों ने बताया था कि यहां पर एक भ्रंश रेखा है। क्या है, भ्रंश रेखा तो हो सकती है कि नहीं हो सकती है, जैसे नर्मदी होती है, नर्मदा जिसमें से बहती है। इस भ्रंश रेखा का नाम था अल्लाह बंद। क्या नाम था, अल्लाह बंद भ्रंश रेखा थी। भ्रंश रेखा क्या होती है, जिसमें हल्की दरार हो और अगर उस पर वजन बढ़ जाए तो दरार अचानक चटक सकती है कि नहीं चटक सकती। तो ऐसा हुआ कि वो 26 जनवरी का दिन था, भुज पर वो दरार जो अल्लाह बंद फॉल्ट लाइन जो है वो एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट हुई तो उससे क्या निकला, तरंगे निकली और उसकी वजह से भूकंप आ गया। किसका उदाहरण, इंट्रा प्लेट। उसी तरह से महाराष्ट्र में कोयना नदी पर एक बांध बना, कोयना नदी पर बांध बना और बांध के पीछे जल संग्रह के लिए क्या बना, एक रिजर्वायर। जल संग्रह के लिए जब बांध बनाते तो पीछे पानी आया, तो कहां पे था, महाराष्ट्र में था। कोयना बांध बना, बांध के पीछे पानी है, पानी है तो उसका वजन भी है, दबाव भी है, दबाव से क्या हुआ, प्लेट चटक गई, तो क्या हो गया, भूकंप आ गया। ठीक है, सो क्या प्लेट के बिना भी भूकंप आ सकता है, प्लेट के सीमांत के बिना भी भूकंप आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। प्लेट है, हमने पहले ही कहा भंगुर है, अगर दबाव ज्यादा दे दोगे तो टूट सकती है, अगर बहुत गर्म मैग्मा भेज दोगे तो इसको भेद के निकल सकता है। तो अगर मुझे प्लेट समझ में आया तो मैं इंट्रा प्लेट में मुझे समझाने में क्या दिक्कत थी, मैंने ये भी बता दिया।
तो आलोचना को शांत करते हुए प्लेट विवर्तनिकी इस आलोचना का जवाब दे पाई कि जवाब ये था कि केवल सीमांत पे तो सक्रिय होते होते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में प्लेटों का मध्य भी जो निष्क्रिय होता है वो सक्रिय हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे हम कहेंगे प्लेटों का चटकना, प्लेटों का मध्य से चटक जाना, जैसे बांध निर्माण में, या फिर हॉट स्पॉट होना, या गर्म द्रव जेट का पिच्छक होना। डन कर सकते हैं, ट्राई करेंगे इस उत्तर को। PYQ है, करिएगा जो लोग ट्राई कर रहे हैं। अब सवाल आया, अच्छा ये बताओ कि आपके भूकंप का उद्गम क्षेत्र 400 किलोमीटर 700 किलोमीटर कैसे चला गया? हाँ ये बात तो सही है, ठीक है। तो कहां पर हूं? कौन सी प्लेट? दक्षिण अमेरिका और नाजका प्लेट। तो यहां पे मैं बना रहा हूं नाजका प्लेट। क्या बनाई मैंने? नाजका प्लेट। यहीं पे एग्जैक्टली जहां पर ये बन रहा है वहीं बना रहा हूं। यहां पे नाजका प्लेट है, ठीक है। और यहां पे क्या है? दक्षिण अमेरिका की प्लेट, ठीक है। जब ये आपस में टकराएंगे तो भूकंप आएगा, आएगा या नहीं आएगा? तो यहां पे भूकंप आया। कितनी गहराई? अधिकतम तो 100 किलोमीटर तक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 100 किलोमीटर। तो इसकी गहराई कितनी होती है? कभी 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50। तो ये 100 किलोमीटर के अंदर अंदर आता है, तो चेक हो गया था, ठीक है। अब ये प्लेट गई अंदर। प्लेट कहां गई? अंदर। प्लेट अंदर चली गई। भूकंप कहां पर आया? भूकंप यहां पे आया। इसका उद्गम क्षेत्र कितनी गहराई पर है? 100 किलोमीटर। अब ये प्लेट किस में घुस गई है? एस्थेनोस्फियर। एस्थेनोस्फियर, मुझे एक बात बताओ, गर्म है या ठंडा? गर्म है। प्लेट अंदर जाएगी तो गर्म होगी, अंदर जाएगी तो गर्म होगी कि नहीं होगी? तो मुझे एक बात बताओ, बचपन में चाय के साथ पार्ले जी बिस्किट खाया है? खाया कि नहीं खाया? डुबो के, अच्छा लगता है? सो डुबोया और खा लिया। समझदार लोग क्या कहते हैं? डुबो के खा लेते हैं। कुछ लालची लोग पूरा जूस चाहिए। अब जूस चाहिए तो अब उठा के दिखाओ, और फिर छपाक। छपाक हुआ? कितने लोगों का छपाक हुआ है? सर सभी का हुआ है सर। इसमें तो वो भी एक जीवन का अनुभव होता है कि घुला हुआ बिस्किट कैसा लगता है। तो ये प्लेट जा रही है अंदर, और अंदर क्या है? गर्म है। तो इस चट्टान क्या हो जाएगी? मुलायम होगी। और इसमें भार भी है, अगर आपको याद हो स्लैब खिंचाव भी है। तो क्या हो सकता है जो इसका हिस्सा गहराई में गया वो टूट जाए? जैसे पार्ले जी का बिस्किट टूटा, टूटा तो टूटेगा, तो क्या उसमें ऊष्मा सृजन होगी? क्या भूकंप की तरंग सीज्मोग्राफ पे आएगी कि नहीं आएगी? क्या 100 किलोमीटर गहराई से है या ज्यादा से है? ज्यादा से। अब ये आएगी कहां? इससे दूर आएगी। तो यहां पर जो हमें जो भूकंप मिले, उनका अधिकेंद्र कितना मिला? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर मिल गया। फिर और आगे गए। अभी तक तो क्या था? तापमान था ना। अब ये प्लेट जो है पिघल गई। अब ये प्लेट क्या हो गई है? ये पिघल चुकी है, ये पिघल चुकी है। लेकिन अब ये और गहरा जाती है तो इसके ऊपर क्या है? दाब भी है और ताप भी है। चट्टानों पर जब बहुत ज्यादा दाब हो और बहुत ज्यादा ताप हो तो चट्टानों का क्या होता है? रूपांतरण। क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस। तो यहां पर क्या होगा? यहां पे तो क्रैक हुआ था, और अंदर जाने पे क्या हुआ? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में भी अचानक एक ऊष्मा सृजित होती है। मेटामॉर्फोसिस की जो प्रक्रिया है, कुछ केसेस में क्या होता है, चट्टान जो है अपना रूप परिवर्तित करती है, तो इसमें अचानक ऊष्मा सृजित हुई। तो ऊष्मा हुई तो फिर तरंगे आएंगी। 700 किलोमीटर तक आ गई भाई।
अब कौन सा वाला आया 700। तो यहां पे जितना भी चेक किया तो उन्होंने देखा तट के पास शैलो आता है, तट के पास शैलो आता है, उससे दूर जाओ तो इंटरमीडिएट आता है 300 किलोमीटर गहरा, और अंदर जाओगे तो 700 तक आता है। तो उन्होंने आलोचकों को बुलाया, बोले सुनो यार, तुम विपक्ष वाले हो क्या या हमारे पक्ष में हो, पहले बता दो। तुम्हारे चक्कर में हमने चेक करा, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा साक्ष्य हो गया कि प्लेट सच में धंस रही है। यहां शैलो 100 किलोमीटर तक शैलो उथला, उसके बाद इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मध्य में आता है, और ये क्या है गहरा। और हमने ये भी पाया कि जैसे जैसे महाद्वीप के अंदर जाओगे तो आपका जो उद्गम क्षेत्र है उसकी गहराई बढ़ती चली जाएगी। तो क्या हमने वो गुत्थी सुलझा ली कि 100 किलोमीटर से अंदर कैसे आ सकता है? तो वही ठोस थी, अंदर जाके टूटी, कौन सी गहराई पे? 300 किलोमीटर की गहराई पे टूटी, और 700 किलोमीटर की गहराई पे क्या हुई? रूपांतरित हो गई, वहां से भी ऊष्मा निकल के आई। तो विज्ञान, मैंने कहा विज्ञान अपनी आलोचना से डरता नहीं है। विज्ञान आलोचना को ये मान के चलता है कि अच्छा ये मुझ में थोड़ी कमियां हैं, मैं इनका इलाज बता देता हूं। तो अभी किसी ने ये डाल के दिया, प्रश्न पूछा कि सर ये आलोचनात्मक आकलन का हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे? तो मैं पहले बताना चाहता हूं भाई, देखो ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना तो आपके पास उत्तर है, ना आप उत्तर लिख रहे हो, मजे मजे में क्या इकट्ठा कर रहे हो। सर निष्कर्ष क्या होगा? अब खुद ही बताओ। एक सिद्धांत है, काम का सिद्धांत है, उसकी आलोचना कर रहा हूं, तो ये थोड़ी कहूंगा देखो अब दिखा दिया एकदम घटिया है, इसको बाहर निकालो। फिर हम क्या कहेंगे? ये सिद्धांत विज्ञान का, विज्ञान की प्रक्रियाओं का निर्वहन करते हुए अपनी कमियों को दूर करता जा रहा है, दूर करता जा रहा है, और नई नई खोज के साथ नए नए कारण बताता जा रहा है। तो ये सिद्धांत फेंकने लायक है, रखने लायक है? रखने लायक। तो ये गतिशील सिद्धांत है। किसी ने कहा सर स्थायी क्या, गतिशील क्या? सिद्धांत है ना, विज्ञान है, तो विज्ञान बढ़ता चला जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं उपरोक्त आलोचना, उपरोक्त आलोचनाओं और उनके प्रति उत्तर से ये बात सिद्ध होती है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पृथ्वी की भूभौतिकीय घटनाएं, भू संचलन को समझाने का एक अच्छा वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी कुछ बातों में अभी सीमितताएं हैं, किंतु उन सीमितताओं को समय के साथ और शोध के साथ दूर किया जाएगा और हमारी भू संचलन की समझ को और बेहतर बनाया जाएगा। अब बताओ कोई सा रॉकेट साइंस लगाया हो? नहीं, कोई वो नहीं। तो जिस दिशा में प्रवाह हो रहा है उसी दिशा में तो उत्तर जाएगा। बट जब आपने उत्तर ही नहीं लिखा, सर इसका कंक्लूजन क्या करूंगा? अरे कंक्लूजन जब आप पूरा का पूरा पहले बताओगे कि हमारा सिद्धांत है, फिर बोलोगे कि आलोचकों ने कहा ये सारी चीजें हैं, फिर उन्होंने कहा हाँ हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं कि संवहन की एग्जैक्ट प्रकृति क्या है वो हमें नहीं पता है, लेकिन कोई संवहन चल रहा है वो हमने मान लिया, जैसे जैसे और जानकारी होगी और करेंगे। रही बात अंतरा प्लेट, आलोचनाओं के जवाब में हमने इस सिद्धांत को और गहरा कर दिया और विस्तृत कर दिया कि हमने अंतरा प्लेट गतिविधियां भी पढ़ के बता दी। भूकंप के सिद्धांत पे जो आलोचना हुई थी 100 मीटर के गहरे पर, यह आलोचना तो बाद में एक बहुत अच्छा समर्थक बिंदु बन के निकल के आया। रही बात पृथ्वी पर अब सारी सीमाएं ज्यादा होने की और अभी सारी सीमाएं कम होने की, जो ये आलोचना का पहलू बनाता है कि पृथ्वी का आकार बढ़ रहा होना चाहिए, तो वैज्ञानिकों ने पाया हाँ पृथ्वी का आकार बढ़ चुका है। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी वो आज के आकार से 2/3 थी। सर तो पृथ्वी बड़ी हुई है, बहुत बड़ी हुई है। तो तुम जो है 500-700 करोड़ साल अगर जी जाओ तो जो है तुम्हारा प्लॉट चौड़ा हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे सिद्धांत के बारे में। तो मैंने कहा कि जब कोई बात कर रहे हैं और हमारी सोच ये है कि हम अपने एग्जामिनर से कनेक्ट कर सकते हैं, एग्जामिनर हमारा दुश्मन है या दोस्त है? अगर दुश्मन होगा तो फिर वही जीतेगा भाई, क्योंकि कलम उसी के पास है। तो वो तो हमारा दोस्त होना चाहिए। उसे और अच्छा दोस्त कैसे बनाएंगे? जब अपने विचारों को सही लिखेंगे, उनको और अच्छे से चित्रण करके दिखाएंगे, बहुत सारी चीजों में संभावना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करें। आज तुम भी थोड़ा सांस लो और छुट्टी भी है, तो छुट्टी में पढ़ के आएंगे प्लेट विवर्तनिकी, देख पढ़ लो। अगला टॉपिक क्या कराऊंगा? अर्थक्वेक और वोल्केनो।
अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये करवाने वाला हूं। उसके बाद कुछ स्थल आकृतियां भी बताऊंगा जो वैसे जीएस के छात्रों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बट थोड़ी सी स्थल आकृतियों के बारे में और पृथ्वी के स्थल पे जो बल होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद वायुमंडल में जाने वाला हूं। ठीक है, तो परसों मिलेंगे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे गर्व के साथ। जय हिंद, बाय बाय।